नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है पास्कल्स लॉ के बेस पे। अगर आपके पास कोई इनक्लोज्ड वेसल हो, इसके अंदर लिक्विड कंपोज, ये मैंने कोई एक वेसल लिया, उसके ऊपर पिस्टन हो, सपोज कर लीजिए एक पिस्टन इस पॉइंट पे हो, मैंने ये करा दिया था। यस सर, ये तो हो गया। ओके, नेक्स्ट इज एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं यूट्यूब। उसके बेस पे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक यूट्यूब हो, उसके अंदर लिक्विड फिल्ड हो किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ तक। सपोज कर लीजिए यहां तक लिक्विड फिल्ड हो इनिशियली, अगर मैं किसी इस लिक्विड आर्म में लिक्विड फिल करना शुरू करूं, तो एट इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों में लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, सेम सेम। इट मींस कि सेम हॉरिजॉन्टल प्रेशर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए दोनों आर्म की तरफ लिक्विड सेम हाइट तक राइज करती है। बट अगर सपोज कर लीजिए कोई एक लिक्विड में एक ट्यूब में फिल करना शुरू कीजिए एक तरफ, तो जैसे ही लिक्विड फिल करना शुरू कीजिएगा तो दूसरी तरफ लेवल भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, कुछ इस तरह से। सर कुछ दिख नहीं रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? सर बस व्हाइट बोर्ड दिख दिख रहा है, रहा बस उससे जो लिखा है वो दिख नहीं रहा। डायग्राम नहीं दिख रहा? नहीं सर। ईशा आपको दिख रहा है? तजीन आपको दिख रहा है? जी सर, हमको दिख रहा है। तौसीर फिर से रिजॉइन कीजिए। ओके सर। मान लीजिए लिक्विड फिल करना शुरू किया किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कोई एक लिक्विड फिल किया हमने इधर की तरफ, तो इस साइड वाला जो लिक्विड था पहले से जो फिल था उसकी लेयर थोड़ी सी नीचे जाएगी, ठीक है, दूसरी तरफ वो राइज कर जाती है। तो मान लीजिए इसका लेवल इस पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे चला गया, यानी थोड़ा सा राइज करेगा ऊपर की तरफ। इस साइड आप कोई दूसरा लिक्विड फिल कर दीजिए या यही लिक्विड रहने दीजिए। ठीक, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड फिल कर दिया गया इस तरह, तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट लिक्विड है। एक लिक्विड ये, इसकी डेंसिटी ρ1, एक लिक्विड ये, उसकी डेंसिटी ρ2, और एक लिक्विड ये, उसकी डेंसिटी ρ3। तब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट में मुझे कैलकुलेट करना होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड या उनकी लेंथ कितनी है इस पर्टिकुलर ट्यूब में वो। तब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप क्या फाइंड कीजिए, जंक्शन फाइंड कीजिए जो इन तीनों लिक्विड का अलग अलग पॉइंट है। तो एक जंक्शन आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे इन दोनों लिक्विड के बीच में, एक जंक्शन दिख रहा है आपको इस पॉइंट पे इन दोनों लिक्विड के बेस पे। ये 2 जंक्शन है। ईशा, यस सर। यही 2 जंक्शन दिख रहा है आपको? जी सर। लोएस्ट जंक्शन कौन सा है, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला? सर राइट साइड वाला। राइट साइड वाला लोएस्ट है, नीचे की तरफ। सर ऊपर की तरफ जो जा रहा है ना।
मैंने कहा लोएस्ट जंक्शन इन दोनों में कौन सा है? सर इधर तो 3 है। तो आप बोलिए लेफ्ट साइड वाला, ये टर्म आपका लोएस्ट जंक्शन है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर लेफ्ट वाले आर्म में एंड राइट साइड वाले आर्म में आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट को ए ले लिया एंड इस पॉइंट को आपने बी ले लिया, तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम प्रेशर in both are at same horizontal level in same liquid is equal। तब देखिए दोनों आर्म में सेम लिक्विड है एंड वो लोएस्ट जंक्शन है एंड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसलिए प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए पॉइंट पे प्रेशर कौन कौन जनरेट करेगा, तो आप बोलिए ये जो लिक्विड है ρ1 वो, एंड इस लिक्विड के ऊपर एयर कॉलम होगा वो, तो नेट प्रेशर इन दोनों की वजह से एक्सर्ट होता होगा। मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी अपनी कुछ हाइट है h1 एंड यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता होगा P0, तो नेट प्रेशर एट पॉइंट ए शुड बी P0 प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेविटी इनटू हाइट h1। अगर हमें कैलकुलेट करना है P2 बी पॉइंट पे प्रेशर कितना कितना होगा, तो मान लीजिए इस कॉलम ऑफ लिक्विड की हाइट h3 एंड इस कॉलम ऑफ लिक्विड की हाइट h2, ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, तो एक प्रेशर होगा H3 लिक्विड की वजह से, एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और एक होगा ρ2 लिक्विड की वजह से। तो ρgh2 प्लस ρgh3 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई भी चीज अननोन होगी उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, जब कभी आपको YouTube पे बेस्ड रिलेशन दे रखा हो, आप क्या फाइंड कीजिए, लोएस्ट जंक्शन। लोएस्ट जंक्शन जिस पॉइंट पे हो उस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने भी लिक्विड होंगे वो सब प्रेशर एक्सर्ट करते होंगे, उन दोनों का सम दोनों आर्म के आपस में क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, अननोन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ईशा कुछ समझ आया आपको? जी सर आ गया। तजीन कोई डाउट? No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आसान सा। लिखिए या पीडीएफ सेंड करेंगे? ओके जस्ट 1 मिनट, पीडीएफ सेंड करूंगा, सॉरी फॉर दैट। Sir, आप क्या लिखे हैं? In both pressure in both Pressure in both arm at same horizontal level are equal। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। A ioto with both ends open to the atmosphere is parallel filled with water. Oil which is in सही क्या लिखा? Impassable. With water is Immiscible, prob- immiscible, सर डबल है ना? हाँ। Okay. If-
is brought into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. See diagram, the density of the oil is. देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, पहले वाटर फिल्ड होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर बाद में लेफ्ट साइड वाले आर्म में ऑयल फिल किया गया, तो वाटर का लेवल चेंज कर गया अपने इनिशियल लेवल से। तो अभी देखिए लोएस्ट जंक्शन यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? बी दिख रहा है लेफ्ट वाले आर्म में। Yes, sir, B दिख रहा है। उसी पॉइंट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन आगे एक्सटेंड करूं तो सी पॉइंट को जाके मीट कर रहा है, बोल सकता हूं। जी सर। तो प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यस सर, सेम होगा। ओके, अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग वहां पे यूट्यूब इस तरह, उसमें एक आर्म में ऑयल फिल कर दिया गया एंड दूसरे आर्म में वाटर है। अगर मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वहां देखा था इस तरह, तो एक तरफ पॉइंट बी था और एक तरफ पॉइंट सी था। सी पॉइंट के ऊपर वाटर का लेवल कुछ यहां तक, ये 65 प्लस 65 130 mm था, ठीक। एंड ऑयल का लेवल लेफ्ट वाले आर्म में उससे 10 सेंटीमीटर अबव, मतलब यहां तक था। तो इसकी टोटल हाइट अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 140 mm। तो ये ऑयल है एंड ये वाटर है, ऐसा कुछ दे रखा है। आई बात समझ? तजीन सर समझ आ? 130 में 10 प्लस किया है इसलिए 140 हुआ ये। नहीं, उसमें दे रखा है कि ऑयल का जो लेवल है वो वाटर लेवल से 10 mm ज्यादा है, ठीक है। ओके सर। तो इसीलिए उसके जो लेवल होगा, वाटर का लेवल 130 है तो ऑयल का लेवल क्या है? 10 mm ज्यादा है तो 140 mm हो जाएगा। यही अब तो देखिए बोला, उसमें 130 में प्लस किया है ना 10। 130 में। ओके, अब देखिए इसके बाद प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी आपस में इक्वल होना चाहिए। प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट बी। सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे प्रेशर कौन एक्सर्ट करता होगा? एटमॉस्फेयर, तो हो जाएगा पी नॉट प्लस ऑयल, उसकी अपनी कुछ हाइट ऑयल की, इज इक्वल्स टू सी पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट कौन करता होगा? एटमॉस्फेयर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ वाटर। ये पी नॉट एंड ये पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेविटी एंड ग्रेविटी कैंसिल आउट हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ ऑयल कैलकुलेट करना है आपको, इसको उस साइड भेज दीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, हाइट ऑफ वाटर यहाँ पे दे रखा है 130 mm, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -3 कर लीजिए, डिवाइड बाय ऑयल की हाइट 140 mm, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -3 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 to the power 3 10 to the power -3 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा 13,000 डिवाइड बाय 14, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ आया? यस सर, आ गया। ओके, तजीन कोई डाउट? No, sir. ओके, तो इस तरह से यूट्यूब पे बेस्ड रिलेशन प्रेशर एक्सर्टेड, ये हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, यहां तक आपका प्रेशर एक्सर्टेड एंड उसके बेस पे सारी चीजें थी। नेक्स्ट आता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर थोड़ा बड़ा लिखे प्लीज। ठीक है, यस सर। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है
अगर कोई ब्लॉक दे रखा हो, ये ब्लॉक अभी एयर में है, तो इसके पास कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता होगा? तो इसके मास की वजह से डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट करती होगी, या उसको वेट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वेट ऑफ बॉडी इन एयर। तो वेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ग्रेविटी। मास को कन्वर्ट कीजिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी पर्टिकुलर ब्लॉक को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दीजिए, तो जब लिक्विड के अंदर इमर्ज कीजिएगा तो क्या होगा? वो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो मान लीजिए ये एक टैंक है, इसमें लिक्विड फिल्ड किसी इस पॉइंट तक पहले से। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा लेवल ऑफ लिक्विड होगा तो ये लिक्विड ओवरफ्लो कर जाए, मैंने ऐसा अज्यूम किया है, ठीक। एंड इसके साइड में एक अनदर वेसल रख दिया ताकि एक्सेस जो लिक्विड फ्लो कर रही है वो इसमें कलेक्ट किया जा सके। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इमर्ज कर दिया इस तरह। तो ऑब्जेक्ट इमर्ज करेगी तो उसमें दो पार्ट हैं, कुछ पार्ट उस लिक्विड के इनसाइड है यहां से यहां तक, एंड कुछ पार्ट उस लिक्विड के आउटसाइड है। ईशा, यहां तक कोई डाउट? No, sir. जितना लिक्विड के इनसाइड है यहां से यहां तक वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, एंड जितना यहां से यहां तक वॉल्यूम आउटसाइड लिक्विड। तो जितना इनसाइड लिक्विड होगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर वो क्या करता होगा, ये लिक्विड वो क्या करता होगा, डिस्प्लेस करता होगा उस पर्टिकुलर कंटेनर से। तो ये इसमें उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड चला आया, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमर्ज्ड है उसके इक्वल होगा। तब आर्किमिडीज ने डिफाइन किया कि जब ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हैं तब उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करने लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट ग्रेविटी, उसको बायोन फोर्स बोलते हैं। उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो उस ऑब्जेक्ट ने जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया होता है उसके वेट के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कैलकुलेट करूं तो उस पर्टिकुलर वही टर्म या उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसको हम बायोन फोर्स बोलते हैं। तज़ीन समझ आया? Yes, sir. तो यहाँ पे कहता है when a body is immersed in fluid partially or completely, it experiences an upthrust called Bayon force. Equals to weight of liquid displaced by the body. ईशा, could out? No, sir. So अगर मैं बायोन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो बायोन फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड वेट इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, इसके इक्वल। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक बायोन फोर्स। तो अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितना एक्ट होता होगा, तो आप बोलिए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एंड अपवर्ड डायरेक्शन में बायोन फोर्स। इन दोनों के इंट्रैक्शन के बेस पे
हम डिफाइन कर सकते हैं कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकती है और कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर जा सकती है। आई बात समझ? जी सर। ओके सो हम डिफाइन करते हैं 3 सिचुएशन। इसके अंदर ब्लॉक प्लेस कीजिएगा तो ब्लॉक या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा ब्लॉक पोजीशन एक्वायर कर सकता है या तो ब्लॉक ऐसे हो सकता है। ये 3 अलग अलग सिचुएशन हो सकती है उस ब्लॉक की इन पर्टिकुलर लिक्विड में। फर्स्ट वाली कंडीशन में बायन फोर्स एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड कंडीशन में भी बायन फोर्स एंड वेट इक्वल है इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है। थर्ड कंडीशन में वेट की वैल्यू बायन फोर्स से क्या है, ज्यादा है, तब वो ऑब्जेक्ट क्या कर गया, सिंक कर गया। ठीक, तो बायन फोर्स एंड वेट अगर इक्वल हो, ठीक, तब ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करता होता है। एंड अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। इसकी डेंसिटी के बेस पे कुछ रिलेशन होता है। फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी से कम होती है। सेकेंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी के इक्वल है इसलिए कंप्लीटली इमर्स्ड है बट स्टिल फ्लोटिंग है। एंड थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी से ज्यादा है इसलिए वो सिंक कर जा रही है। ठीक, तब यहाँ डिफाइन कर सकते हैं फॉर फ्लोटेशन बायन फोर्स एंड वेट इक्वल। बायन फोर्स की वैल्यू हमारे पास थी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनटू ग्रेविटी। वेट मेरे पास है सिग्मा वॉल्यूम ग्रेविटी। सो ग्रेविटी एंड ग्रेविटी कैंसिल आउट तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड बाय टोटल सर वॉल्यूम। फर्स्ट वाला सिग्मा रो से ज्यादा कैसे हो गया? इसीलिए ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट बाहर है उस लिक्विड के। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट अंदर है एंड कुछ पार्ट बाहर है, पूरा वॉल्यूम अंदर नहीं है। आई बस समझ? तो फिर वेट ऑफ वो इक्विलिब्रियम एक नहीं, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा अगर इमर्ज कर देता तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता तो बायन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है उसके वेट से, इसीलिए सिग्मा की वैल्यू रो से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम में वो कुछ इतना अंदर और इतना बाहर इस तरह क्या करता है, फ्लोट करता है। आई बात समझ? ओके सर। तो हमने एक कंडीशन डिफाइन कर ली, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो। ये एक रिलेशन डिफाइन करता है कितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इनसाइड रह सकता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग फ्लोटेशन। तजीन कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब देखिए इस रिलेशन के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मैं बताता हूँ। पहला, एक मिनट,
आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइस remain in air if density of ice is 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमने पीछे फॉर्मूला यूज किया था, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय रो, ऐसा कुछ था। इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ईशा यहाँ पे सिग्मा की क्या दे रखा है? जी सर। सिग्मा कहते हैं किसको यहाँ पे? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है? आइस। आइस की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.9। 0.9। अगर मैं कैलकुलेट करना है कि ये जो आइस है वो फ्लोट कर रहा है इन वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 90%। मतलब 90% ऑफ वॉल्यूम आइस का वाटर के अंदर फ्लो सिंक कर जाता है, तो आउटसाइड वाटर कितना एग्जिस्ट करता होगा? 10%। सो आप बोल सकते हैं 10% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस remain outside water while floating। ये बात समझ में आई? तज़ीन को समझ आया? यस सर, आ गया। नो सर, नहीं समझ आया? नो क्या नहीं समझ आया बताइए? सर, वॉल्यूम आई बाय वॉल्यूम इनटू 100। देखिए यहाँ पर रिलेशन दे रखा है, मैंने कैलकुलेट किया VI अपॉन टोटल V इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो। VI का मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड एंड V का मतलब टोटल वॉल्यूम। सिग्मा बाय रो, सिग्मा बोलते हैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, रो बोलते हैं मीडियम की डेंसिटी जिसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड बाय टोटल वॉल्यूम ये रिलेशन कैलकुलेट कर। इसका मतलब आइस का इतना परसेंट वॉल्यूम वाटर के इनसाइड होगा, तो टोटल 100% होता है, तो 100 में इसको माइनस कीजिएगा तो बचेगा कितना? तज़ीन जी सर, कितना बचेगा? 10%। 90%। 10%। इसलिए मुझे कैलकुलेट करना था फाइंड परसेंटेज ऑफ आइस रिमेन इन एयर, तो एयर में कितना परसेंट बचेगा? 10%। आई बात समझ? 10%। जी सर। इसी तरह आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बॉडी floats in water with 1/3 volume inside and in liquid 2/5 volume outside. Find density of body and liquid. तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है दो पार्ट। पहला पार्ट दे रखा है कि ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर इमर्ज किया गया है, दूसरा पार्ट दे रखा है कि ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमर्ज किया गया है। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट को जब वाटर के अंदर इमर्ज किया गया उसके बेस पे बोला 1/3 वॉल्यूम इनसाइड है। हमारे पास फॉर्मूला होता है V इनसाइड, पहले हमने कैलकुलेट किया फॉर वाटर। हमारे पास फॉर्मूला होता है V इनसाइड
divided by total volume is equals to sigma by rho. ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना इनसाइड वाटर है 1/3, मतलब ये जो रेशियो दे रखा है वो 1/3 दे रखा है, इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय रो. रो का मतलब यहाँ पे वाटर होगा, एंड वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसको आप 1 लिख लीजिए. यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ गई 1/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर मुझे सेम ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है किसी लिक्विड के अंदर, तो नेक्स्ट इज इन एनी लिक्विड, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम इज सिग्मा बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड. इसमें ऑब्जेक्ट का 2/5 वॉल्यूम आउटसाइड है, तो टोटल वॉल्यूम V होता है, तो 2/5 अगर आउटसाइड है तो 3/5 इनसाइड होगा. आया समझ कैसे मैंने कैलकुलेट किया? जी सर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड कितना हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू 2/5. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कैलकुलेट कर रखा है 1/3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करना है. तो और वो इसको ऊपर 2/5 है. 2/5 आउटसाइड है, हमें इनसाइड कैलकुलेट करना है, तो इनसाइड कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम V होता है, V इज इक्वल्स टू VI प्लस V0. आपको VI की वैल्यू दे रखी है कितनी? VI कैलकुलेट करना है, V0 दे रखा है आपको कितना 2/5, तो VI प्लस 2/5 is equals to V. So VI is equals to V minus 2/5 of V. Subtract कर लीजिए 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा. आया समझ? सर 2V हो जाएगा. क्या कितना हो जाएगा? करके दिखाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा. ओके, एक मिनट. टोटल वॉल्यूम 2 पार्ट में डिवाइड, VI प्लस V0, ऐसा होता है. जी सर. इस मैंने V से सबको डिवाइड कर दिया, तो VI अपॉन V प्लस V0 अपॉन V, ऐसे लिख सकते हैं. इसकी वैल्यू दे रखी कितनी 2/5. वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड लिक्विड, तो 2/5 इसकी वैल्यू दे रखी है. इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. मैं क्या करूंगा, इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाकर सबट्रैक्ट कर सकता हूं. जी सर. अब इसको सबट्रैक्ट कैसे करते हैं? एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ओके. आया समझ? जी सर, आ गया. ओके, सो मैंने यही टर्म यहाँ पे यूज किया. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें कैलकुलेट करनी, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये जाएगा 5/9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तज़ीन कुछ समझ आया आपको? जी सर.